बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के निज़ाम का ड्रॉप सीन हुआ चाहता है। जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी का निज़ाम अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि जो खबर आई है पाकिस्तान की दो बड़ी अदालतों से और जो रिमार्क्स आए और जो फैसले आज हमने सुने, उससे इमरान खान की फतह अब बहुत करीब है। और वो तमाम किरदार जिन्होंने इमरान खान को झूठा और सलाखों के पीछे फेंका, अब उनका वक्त जो है करीब आ गया है और वो यकीनन अब अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान में साइफर केस के ऊपर इंतहाई अहम रिमार्क्स आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान ने अपने 4 मुतालबात इलेक्शन की में होने वाली धांधली के हवाले से रखे हैं। और फिर व्यूअर्स, जो सबसे अहम 3 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 9 मई के वाक़यात को अपने रिमार्क्स और दलाइल और जो सवालात उठाए हमेशा के लिए दफन कर दिया। और याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में जब 9 मई के मुकदमात बाकायदा तौर पर इमरान खान को इनमें गिरफ्तार करके ये चलाए जाएंगे, ये रिमार्क्स और ये फैसले इमरान खान की रिहाई का सबब बनेंगे। और एक प्रेसिडेंट, इससे पहले पाकिस्तान की जो मातहत अदालतें थी उन्होंने सेट किए साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो रिमार्क्स मौजूद हैं वो, और अब 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक ये जो फैसला आज आया है, जिसकी तफसील मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। अब इमरान खान को जेल से बाहर आने से कोई जो है वो नहीं रोक सकता। व्यूअर्स, आपको सबसे पहले ये बता दें कि साइफर केस के अंदर सलमान सफदर ने अदालत के सामने क्या दलाइल दिए। सलमान सफदर के दलाइल के मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील मुकर्रर करने का कोई जवाज़ नहीं था। जिन फैसलों पर इन्हिसार किया गया, इनमें 2-3 साल ताख़ीर पर सरकारी वकला मुकर्रर किए गए। मैंने जैसा आपको बताया कि इन केसेस की सूरत हाल हमारे मुकदमात से इंतहाई मुख्तलिफ है, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। अगर अदालत मुलजिम की जानिब से सरकारी वकील मुकर्रर करती भी है तो उनको मुनासिब वक्त देना ज़रूरी होता है। कोई भी हालात नहीं थे कि सरकारी वकीलों की तैनाती होती। अगर मुलजिम का वकील 2-3 साल के लिए पेश ना हो तो सरकारी वकील मुकर्रर किया जाता है। यहाँ तो तमाम वकला मौजूद थे। नंबर 3, सरकारी वकला जो मुकर्रर किए गए उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उनकी काबिलियत को भी परखा जाता है। 10 गवाह ऐसे हैं जो वकला की गैर मौजूदगी में अपने बयानात रिकॉर्ड करवाते हैं। और गौर कीजिएगा कि तमाम वकला मौजूद थे, उनको बाहर रोका गया। जब हम अंदर चले गए तो अहम गवाह चला गया। इस केस के अहम गवाह आज़म खान का बयान हमारी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया। जब हम कमरा अदालत पहुंच गए तो जज साहब ने कहा कि हम बयान कलमबंद करवा चुके हैं। व्यूअर्स, 5वां नुक्ता बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो ये कहते हैं कि मैंने जज पर इतराज़ की दरख्वास्त दी थी कि आप ये केस ना सुने। मैंने कहा कि हमारी गैर मौजूदगी में आपने गवाह का बयान रिकॉर्ड करा लिया। जज साहब ने 3 घंटे तक हमारी दरख्वास्त सुनी और सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया। नंबर 6, ट्रायल जज ने 26 जनवरी को सरकारी वकला मुकर्रर करने के लिए लिखा। 15 जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ और 26 जनवरी को ट्रायल जज ने सरकारी वकला मांग लिए। ट्रायल जज ने 11 दिन में वकला को ताखिरी हरबे अपना कर केस इल्तवा में डालने का जिम्मेदार भी करार दे दिया। अगली चीज़, 7वां नुक्ता कि सरकारी अखराजात पर तैनात डिफेंस कौंसल मलिक अब्दुर्रहमान के जरा पर भी एतराज़ किया गया। डिफेंस कौंसल अब्दुर्रहमान आते रहे, प्रोसिक्यूशन का हिस्सा रहे, मगर उनकी कोई हाजिरी नहीं है। मलिक अब्दुर्रहमान तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अडयाला जेल जाते रहे। फिर यह भी नुक्ता सलमान सफदर की तरफ से उठाया गया कि डिफेंस कौंसल्स की तैनाती से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जुडिशल ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया गया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के पास शाह महमूद कुरैशी से उनके वकला की मुलाकात की भी दरख्वास्त दी गई, मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। नंबर 9, जो नुक्ता उठाया गया कि शाह महमूद कुरैशी के 2 वकला अली बुखारी और तैमूर मलिक इंतखाबात लड़ रहे थे। इंतखाबी सरगर्मियों के बावजूद दोनों वकला अडयाला जेल में अदालत पेश होते रहे। वकला के बावजूद अदालत में होने के डिफेंस काउंसिल के लिए एडवोकेट जनरल को लिखा गया। चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर से पूछा कि क्या केस
ज़ेर समाअत होते हुए वकील मीडिया पर बात कर सकते हैं। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि वकला को मीडिया पर भी नहीं आना चाहिए और जजेस को भी टीवी से दूर रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी सरकारी वकील तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह सरकारी वकला की तैनाती क्या अदालत का अपना इख्तियार होता है या कुछ रूल्स हैं? हाई कोर्ट में जेल अपीलें आती हैं, हम वकला को तैनात कर देते हैं। सरकारी वकील की तैनाती कानून की किस शिक के तहत होनी है? स्टेट काउंसिल का काम ज़्यादातर प्रोसिक्यूशन की तरफ जो है वो होता है, यानी वो प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं। फिर एडवोकेट जनरल से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि किस कानून के तहत ये नाम दिए। ये भी पूछा कि आपने स्टेट काउंसिल के ही नाम क्यों दिए, आपने कोई और वकील नाम जो है वो क्यों तजवीज़ नहीं किया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे स्टेट काउंसिल में जो काबिल लगे मैंने उनका नाम दे दिया। मलिक अब्दुल रहमान के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का लाइसेंस 2016, जबकि हाई कोर्ट का 2018 में लाइसेंस उनको मिलता है, जबकि जो इसके साथ साथ यूनिट्स हैं उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लाइसेंस 2015, जबकि हाई कोर्ट का 2017 का है। मुझे कहा गया कि हमें स्टेट काउंसिल्स दिए जाएं, तो मैंने 2 नाम जो हैं वो तजवीज़ कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से दोनों सरकारी वकला की सीवीज़ जो हैं अब तलब कर ली हैं। अदालत जानेगी, देखेगी और फिर व्यूअर्स ये भी याद रखिएगा कि स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान की एंट्री का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। 23 अक्टूबर से 30 जनवरी तक अब्दुल रहमान की एंट्री और एग्ज़िट का रिकॉर्ड फराहम किया जाए, अदालत ने ये कहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर अपीलों पर समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी है। अदालत की तरफ से जो सवालात उठाए गए हैं वो बहुत ही अहम नौयत के हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो वकील जिन्हें स्टेट ने अपॉइंट किया किसके कहने पर किया गया, और कवानीन क्या कहते हैं कि जब आपने किसी भी मुलजिम का हक़ जरा ख़त्म करना हो तो वकला किस किस्म के उन्हें दिए जाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, कानून क्या कहता है, और यहाँ पर कानून की किस तरह से धज्जियाँ जो हैं उड़ाई गई। लेकिन व्यूअर्स एक बात तय है कि जिस तरह से इस केस को और जो रिमार्क्स आ रहे हैं प्रोसीजर के ऊपर, इस केस का फैसला सुनाया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि ये केस दोबारा से रेप्रीमांड कर दिया जाए, वापस भेज दिया जाए और अदालत दोबारा से लगे, ट्रायल में जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के हवाले से बात की जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चूँकि मामला अब, चूँकि आज मेरी किसी वकील दोस्त से बात हो रही थी, तो ये उनका कहना है कि क्योंकि मेरिट्स के ऊपर अपील को सुना जा रहा है तो यकीनन अपील अब उड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि इसे रेप्रीमांड कर दिया जाए और ये कहा जाए कि क्योंकि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था लिहाजा दोबारा से ट्रायल कोर्ट का जज जो है इसे सुने। ऐन मुमकिन है कि जो शवाहिद और जिस तरह से, अब एक बात जो इसमें बहुत ही अहम नुक्ता है, और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अदालतें जिस किस्म के रिमार्क्स दे रही हैं ना, और जिस तरह से इस केस को देखा जा रहा है, अब प्रोसिक्यूशन जो मर्जी कर ले अपनी उन गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकती जो इस केस के अंदर इन्होंने सुकम छोड़े, गलतियां छोड़ी हैं। अब इन्हें हर हाल में इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा और अब इमरान खान मेरिट पर इस केस में ज़रूर जो हैं वो बरी होंगे। और फिर आपको बता दें कि 9 मई के 5 मुल्ज़िमान को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से बरी कर दिया गया है और जजेस ने पुलिस की सरजरिश भी की है और एक तरह से खान साहब को ये रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को हमजा कैंप रावलपिंडी पर हमला और तोड़फोड़ करने के केस की समाअत की और आपको ये बता दें कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसकी जो है वो समाअत कर रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली जो हैं इस वक्त इस बेंच का हिस्सा हैं जो ये समाअत जो है वो कर रहा था। व्यूअर्स आपको बता दें कि पुलिस की सरजनिश हुई है जी, और अदालत ने दौरान समाअत पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस कारकर्दगी पर ना सिर्फ सरजनिश की बल्कि बहुत सारे अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वो ये कहते हैं कि रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म नहीं है भाई। तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर आपने पाबंदियां लगा लगा कर हमें इस बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ हम जा रहे हैं। यानी इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई कि एक हेड कांस्टेबल कहेगा कि इमरान खान गद्दार है तो भाई हम नहीं मानेंगे। फिर ये भी पूछा कि मुल्जिमान के खिलाफ आपके पास क्या सबूत मौजूद हैं। सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई, कहना था पुलिस का।
جس پر تفتیشی افسر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف پولیس کے بیانات کی روشنی میں آپ یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ پولیس پہنچتی ہے کسی بھی واقعے میں بعد میں، لیکن وہ گواہ بن جاتی ہے پورے واقعے کی۔ اور پھر جسٹس جمال بندوخیل صاحب کے ریمارکس کیا ہیں کہ آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ دہشت گردی سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی۔ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہوگی بھائی؟ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، ریلیوں والوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، یہ کہنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ انتہائی اہم ریمارکس، کیا بم دھماکوں والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی ہے؟ اصل دہشت گردوں کی سازش پکڑیں تو کوئی شہید نہ ہو۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، لوگ موبائل سے بھی ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پورے کیس کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم ویورز کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا، کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے؟ حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بچوں کو ماں باپ 2 تھپڑ مار بھی دیں تو بعد میں منا لیا جاتا ہے، قتل نہیں کیا جاتا۔ سب کو بند کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک راستہ بھی دکھا دیا ہے حکومت وقت کو۔ ویورز، گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم تھے یہ بھی کہا۔ سارے کیس کا پولیس خود ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ ایف آئی آر میں آئی ایس آئی کے آفس پر حملے کا لکھا ہی نہیں گیا، اور حساس تنصیبات تو بہت سی ہوتی ہیں، یہ بھی عدالت کا کہنا تھا۔ ملزمان پر فائرنگ کا بھی الزام ہے، کوئی اسلحہ برآمد ہوا نہ، پولیس زخمی ہوئی۔ تفتیشی افسر اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا۔ اور پھر عدالت نے ملزمان اویس، سیف اللہ، نصر اللہ، کامران اور وقاص کی 50,000 ہزار کے مچلکوں کے عوض ضمانت کو جو ہے ویورز وہ منظور کر لیا۔ لیکن جو آنے والے دن ہیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ لڑائی ہمیں کسی اور طرف جاتی ہوئی تو نہیں لگ رہی۔ ایسا تو نہیں کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ عطر ملا نے ایک بار پہلے سائفر کیس میں عمران خان کو بے قصور قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے اسلام آباد کی ایک ذیلی عدالت نے عمران خان کے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ پولیس کی بدنیتی ہے، یعنی 9 مئی عدالتوں میں پروف نہیں ہوگا۔ کبھی پولیس کو ملزمان سے ثبوت کے نام پر کنکر اور پتھر ملتے ہیں۔ شہریار افریدی کیس میں آپ کو یاد ہوگا جج نے یہ لکھا تھا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سی سی ٹی وی ہے۔ لاہور کی اے ٹی سی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے بھی جتنی ضمانتیں دی ان میں بھی پروسیکیوشن پیش نہیں ہوئی تھی، اس لیے ضمانت دے دی گئی۔ اور آج انتہائی اہم دن تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پروسیکیوشن کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ کیمرے توڑے گئے، ویڈیو موجود نہیں ہے، لیکن وہ بھی جنہوں نے تفتیش کی تھی وہ اپنے پاس سے، یعنی ٹیبل پر بیٹھ کر، جس طرح صحافی جو ہے نا وہ ٹیبل سٹوریز بناتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ تفتیش بھی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے وہ کی گئی، اور ٹیبل پر بیٹھ کر یہ کہانیاں لکھی گئی۔ پولیس ملزمان سے کوئی اسلحہ برآمد نہیں کر سکی، کوئی پولیس والا بھی زخمی نہیں ہوا۔ یہ بھی تفتیش اور اہلیت پر کافی سنگین سوال ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آج یہ اٹھائے گئے۔ اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ اس ساری سماعت سے واضح ہوا کہ پولیس کے پاس 9 مئی کے ملزمان کے لیے کوئی خاص ثبوت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں زیادہ عرصے تک سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے افسران آئے، بڑی بڑی جی آئی ٹیز بنی اور کہا گیا کہ ثبوت ہیں، فرینزک ہو گیا ہے، لیکن ثبوت پیش نہیں ہوئے۔ اگر انہیں آرمی کورٹ سے بھی سزا ہوتی ہے تو وہ کچھ دن کے بعد ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ سے ختم ہو جائے گی، اور انہیں ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی، کیونکہ اب وہ جو جیو فرینزنگ اور جو آرگینوگرامز بنائے گئے تھے وہ کہاں گئے۔ عمران خان کو بالآخر جو ہے پاکستان کی عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا جی۔ خان صاحب کو کل 2 کیسز کے اندر جو توڑ پھوڑ کے کیسز تھے ان میں بری کیا گیا، ثبوت موجود نہیں ہے، اور آج ایک بار پھر سے احتجاج توڑ پھوڑ کے 26 مئی 2022 کے اسلام آباد کے تھانہ بارہکو کے 2 کیسز میں سے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان، شیخ رشید احمد، شاہ محمود قریشی سمیت 11 ملزمان کو عدم شواہد کی بنیاد پر جو ہے وہ بری کر دیا۔ اور ویورز آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کا سارا بیانیہ جو ہے وہ آج اس سماعت کے بعد جو ہے وہ دفن کر دیا، چونکہ ریمارکس بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ عدالت خود کہہ رہی ہے کہ ایک سابق جو وزیر اعظم ہے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے کہنے پر غدار نہیں ہوگا، وہ محب وطن ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب دونوں ٹرائل
2 मरतबा प्रोसीजरल खामियों की निशानदही पर ट्रायल को कलअदम करार दे चुके हैं। और फिर व्यूअर्स, अदालती कार्रवाई असर 9 जो है वो शुरू हुई थी, आपको याद होगा। और अब अपील में भी इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान जो ट्रायल में कानूनी सुकम और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे ना होने का जो नुक्ता है, जितने भी उन्होंने निकात उठाए हैं, अच्छे अंदाज में अदालत के सामने रखे हैं। और ये मामला भी बहुत जल्दी जो है वो पाया तकमील तक मुझे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि इंतखाबी धांधली इमरान खान ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा से 4 मुतालबे कर दिए हैं। इमरान खान ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा तौर पर रुजू कर लिया है और हाजिर जो सोर्स जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की गई। मुतालबा नंबर 1, कमीशन में तासुब ज़दा जज ना हों। इमरान खान जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस काजी की शमूलियत नहीं चाहते। कोई तासुब ना रखे और कोई तासुब ना रखने वाले सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल कमीशन जो है वो बनाया जाए, ये दरख्वास्त में कहा गया। और इमरान खान अपनी दरख्वास्त में ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग या इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई तासुब ना मौजूद हो। और वाज़े तौर पर इशारा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरफ है कि जिन्होंने 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला दिया था और इससे पहले 15 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर और मकामी इंतज़ामिया के दीगर अफसरान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से बतौर डिस्ट्रिक्ट अफसरान तैनात के फ़ैसले को कलअदम करार दिया। और आपको याद होगा कि उल्टा दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया। मुतालबा नंबर 2, तफसीली इंतखाबी ऑडिट कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और उसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट करे, ये इस्तदा की गई है। और IMF को लिखे गए ख़त की तरह यहाँ भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी ऑडिट का मुतालबा किया, मगर ये वाज़े नहीं किया कि वो कितनी सीटों का ऑडिट चाहते हैं, जबकि IMF से उन्होंने 30% सीटों के ऑडिट का मुतालबा किया था। ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी ऑडिट जो है वो किन नशिस्तों पर करवाएगी अगर उनकी तरफ से इस दरख्वास्त को कबूल जो है वो किया जाता है। वो मुतालबा नंबर 3 है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर स्टे ऑर्डर। इंतखाबात के बाद मुल्क में बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए, ये इस्तदा की गई है। चूँकि इमरान खान के नज़दीक इंतखाबात मुतनाज़े और गैर शफ़ाफ़ हैं, इसलिए उनके नतीजे में बनने वाली हुकूमतें जो हैं उन पर एक तरह से स्टे दिया जाए, क्योंकि वो मुतनाज़े हैं और उनको इंतखाबी ऑडिट तक जो है वो तस्लीम नहीं किया जा सकता। यानी जब तक तहकीक नहीं होगी, तफ्तीश नहीं होगी, ये काम रोक दें। मुतालबा नंबर 4, कमीशन रिपोर्ट खुफिया ना रहे। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, इस्तदा ये की गई है। और ऐसा ना हो कि माजी में बनने वाले मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट्स को खुफिया ही रखा जाए। बहुत सारी ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं। जो तहकीकात हों उसको आवाम के सामने रखना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जुडिशल कमीशन बनाने का यही मकसद है। अब काजी साहब का मुमकिन तौर पर रद्द-ए-अमल क्या होगा? काजी साहब इस पटिशन के साथ वही करेंगे जो उन्होंने इमरान खान के इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने के ख़त के साथ किया, यानी दरख्वास्त फारिग कर दी जाएगी, इसे नहीं लगाया जाएगा। ये मुमकिन तौर पर काजी साहब का एक रद्द-ए-अमल है और कहेंगे जनाब सेपरेशन ऑफ पावर, हम क्यों इंटरफेयर करें, ये हमारा काम नहीं है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।